स्टूडेंट दरबार चैनल में स्वागत है आपका। मैं अर्चना सिंह आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 10 का इतिहास यानी लोकतांत्रिक पार्ट सेकंड का दूसरा चैप्टर संघवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका परिचय इसका है। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है यानी साधारण रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इसे नॉर्मल भाषा में संघवाद कहा जाता है। इस अध्याय में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है क्वेश्चन हमारा, संघवाद क्या है। एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करेंगे। हमने पढ़ा था कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था। ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। एकात्मक शासन में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसमें काम करती हैं यानी उनके अधीन अंडर में काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं। पहला, यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। दो भी हो सकती है या दो से अधिक भी हो सकती है। दूसरा है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं तथा प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में संविधान में स्पष्ट रूप में वर्णित होते हैं। चौथा है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदली जा सकती है। पांचवें, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। ठीक। छठवां है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। सातवां, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था। एक बहुत ही दुर्घट और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ है यानी बहुत ही युद्ध के बाद और दुखद और रक्त रंजित यानी खून खराबा के बाद हमारा भारत आज़ाद हुआ है। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार या जिसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं तथा राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्से में बांटा गया है। ये तीन सूचियां निम्नलिखित हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पहला यानी संघ सूची के बाद। पहला है संघ सूची। इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय व महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। दूसरा है राज्य सूची। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषय के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तीसरा है समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला टॉपिक है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीतिक के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित है। नेक्स्ट टॉपिक है भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन
2017 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि अनेक पुराने प्रांत गायब हो चुके हैं पहले से अब, और बहुत अंतर है क्योंकि अनेक पुराने प्रांत यानी पुराने प्रांत गायब हो गए और कुछ नए नए प्रांत बन गए, जोड़ दिए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र तथा नाम भी बदल दिए गए हैं, मतलब उनमें परिवर्तन कर दिया गया है। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत तथा मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। ऐसा बदलाव करने से प्रशासन भी पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा सुविधाजनक। टॉपिक है भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। पहला था भाषाई राज्य, दूसरा थी भाषा नीति। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। जो हमारा संविधान उसमें किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी की सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। हिंदी को सब राष्ट्रभाषा मानते हैं, लेकिन सिर्फ 40% लोग ही भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी राज्य भाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राज्य भाषा में ही होता है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाए। केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी थोप सकती है जहां लोग कई भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में शासन रहा। केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का हो तथा यह प्रांतीय स्तर सरकार के नीचे हो। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकारा गया है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली तथा प्रभावशाली बनाया गया। इसमें कुछ 4-5 टॉपिक हैं। पहला है अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। दूसरा टॉपिक है निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा उनके पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। तीसरा टॉपिक है कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चौथा टॉपिक है हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। लास्ट टॉपिक है राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना पड़ता है। सत्ता की भागीदारी हर राज्य में अलग अलग है।